हेलो फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई के डिस्कशन को। और अब हम आ गए हैं इसकी एग्जांपल्स और कवर करने पे। एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन कवर करेंगे। देखते हैं इसमें कहाँ से एग्जांपल शुरू है। एग्जांपल नंबर 1, wholesale price for 1 MT metric ton of cement sold by X Limited in the ordinary course of business। होलसेल प्राइस है 1 MT का, 1 metric ton of cement का 7,000। ठीक है। प्राइस ऑफ 1 MT ऑफ सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड टू अनरिलेटेड कस्टमर। अपने अनरिलेटेड कस्टमर को वो बेचता है 6700 में। तो एक्स लिमिटेड को बेचा है, होलसेल प्राइस ऑफ सीमेंट वो सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड ने ऑर्डिनरी कोर्स में बेचा है 7000 में। और प्राइस जो है 1 MT का अनरिलेटेड कस्टमर है वो एक्स ने ही किसी और को भी बेचा है। मतलब होलसेल प्राइस तो 7000, लेकिन एक्स जो है वो अब वाई बंदे को, जो कि अनरिलेटेड कस्टमर है, जैसे कि हम हो गए, उसके पास गए सीमेंट लेने और हम उसको नहीं जानते, अनरिलेटेड है, और उसने हमें बेच दिया 6700 में। तो क्या है, तो जो जितने पे बेचा है, क्योंकि दो कंडीशन तो फुलफिल हो गई, सोल कंसिडरेशन और वो अनरिलेटेड वाली बात, अनरिलेटेड पर्सन या अनरिलेटेड कस्टमर। तो हम यहाँ पे जो जितना पे कर रहे हैं वही टाइम ऑफ वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय एक्स लिमिटेड टू वाई इज 6700 विच इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल एंड नॉट द होलसेल प्राइस। तो होलसेल प्राइस उसने 7000 का रखा है, लेकिन हमें तो दे रहे हैं 6700 में, तो हम उतने की वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लेंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, ग्रैंड बेच कॉन्ट्रैक्ट्स विद एबीसी कंपनी टू कंडक्ट अ डीलर्स मीट। ग्रैंड बेच ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एबीसी कंपनी से कि भाई एक डीलर्स मीट ऑर्गेनाइज करो। इन फर्दरेंस ऑफ दिस, ग्रैंडविच कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर्स टू डिलीवर गुड्स। और फिर ग्रैंडविच ने क्या किया, उसको तो करना पड़ेगा कि भाई ग्रैंडविच ने एबीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि डीलर्स मीट करो। फिर ग्रैंडविच कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंडर्स के साथ कि भाई गुड्स सर्विस भी डिलीवर करो, लाइक वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑडियो सिस्टम, प्रोजेक्टर, कैटरिंग, फ्लावर, इटेसी, ये भी डिलीवर करो। तो उसने उसके लिए अलग वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वहाँ एबीसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ अलग वेंडर्स के साथ कर रहा है। ठीक है। एट द वेन्यू ऑन द स्टिपुलेटेड डेट्स एट द स्टिपुलेटेड प्राइस, किसी एक जगह पे करना है उसको, उसने प्राइस भी फिक्स कर लिया। नाउ ग्रैंड बीच इज लाइबल टू मेक दीज पेमेंट्स एज कॉन्ट्रैक्ट। ग्रैंड बीच को तो पेमेंट करनी पड़ेगी जैसे जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया अलग अलग वेंडर से, अलग अलग कंपनी से। नाउ द सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी। अब जो सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर है वो डिलीवरी पे पैसा चाहिए उसको। तो एबीसी कंपनीज एग्रीज टू पे द बिल रेज्ड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर ऑन ग्रैंड बीच। अब ग्रैंड बीच को उसने बिल रेज किया है, लेकिन एबीसी कंपनी कह रही मैं पैसे दे देती हूँ ऑन रिसीविंग द क्रेट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। दिस अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड बीच। और ये जो अमाउंट है वो ग्रैंड बीच ने एबीसी कंपनी को बिल भी नहीं किया। हाउएवर इट वुड बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय ग्रैंड बीच टू द एबीसी कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो अब जो ग्रैंड बीच वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय ग्रैंड बीच, तो ग्रैंड बीच ने जो एबीसी लिमिटेड को जो सप्लाई किया है, ठीक है ना, उसमें ये पोर्शन भी ऐड कर देंगे। मतलब ये कहानी है कि ग्रैंड बीच को पेमेंट करनी थी, ठीक है, एबीसी लिमिटेड ने पे कर दिया। क्यों कर दिया पे, कि जो ग्रैंड बीच बिल देगा ना एबीसी लिमिटेड को, उसमें वो पैसे कम कर देगा और फिर जीएसटी उस पर कम लग जाएगी। तो इन्होंने बोला कि जब थर्ड पार्टी पेमेंट कर दे कोई, तो भी हम उस पेमेंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर लेंगे। तो कहानी बस ये है कि एबीसी लिमिटेड और ग्रैंड बीच के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ग्रैंड बीच एबीसी लिमिटेड को सर्विस देने वाली है, उसके लिए डीलर्स मीट कराने वाला है, ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड, अब ग्रैंड बीच जब डीलर्स मीट कराएगा तो ग्रैंड बीच क्या, डीलर्स मीट में क्या होगा, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आएंगे, डीलर्स आएंगे, तो उनको खाने पीने की भी तो सुविधा दी जाएगी। तो ग्रैंड बीच ने बहुत सारे वेंडर से कॉन्टैक्ट कर लिया कि भाई यहाँ पे एक डीलर्स मीट होने जा रहा है। एक सेकंड, हेलो, हाँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलो। टॉप पे हैं, कौन, अच्छा,
तो बोलो थोड़ी देर। अब अगर तुम लोग देख रहे हो ना नहीं सही लगे तो फिर मैं क्या करूँगा जाके, और लगेगा सही तो मैं आ जाऊँगा जल्दी से। ठीक है, आ रहा हूँ, आ जाएंगे सर। मतलब ये कि ग्रैंड बीच ने फिर अलग अलग वेंडर से भी कांटेक्ट किया। एक वेंडर कहता है भाई ठीक है मुझे पैसे दे दो, तो एबीसी कंपनी आगे बीच में, अरे ग्रैंड बीच भाई तुम पैसे मत दो मैं दे देता हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा एबीसी को, जब ग्रैंड बीच अपना चार्ज लगाएगा एबीसी कंपनी को तो वो उसमें उतने से पैसा कम लगा कर देगा। लेकिन हमने पढ़ा है इसको कि नहीं, जब थर्ड पार्टी पेमेंट कर देना तो एबीसी लिमिटेड को, एबीसी कंपनी को पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि बिल तो ग्रैंड बीच को हुई है। तो ऐसे केस में जो पेमेंट एबीसी कंपनी ने किया भैया वो पेमेंट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देंगे जब ग्रैंड बीच बिल लगाएगा एबीसी को। अब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हमने देखा था जो 15(2) में था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। कमीशन, दिस में बी पेड टू एन एजेंट एंड रिकवर्ड फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स सर्विसेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ द वैल्यू सप्लाई। भाई अगर कोई कमीशन दे रहे हो किसी एजेंट को जो कि आप अपने बायर से रिसीव करने वाले हो तो वो भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दो। पैकिंग के चार्जेस, पैकिंग के चार्जेस अगर कस्टमर से आप चार्ज कर रहे हो तो उसे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करो। इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेज जो कि आप कस्टमर से चार्ज करने वाले हो वो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेज वो भी आपके जो कि आपको कस्टमर से रिकवर करने वाले हो तो वो भी आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होनी चाहिए। वेटमेंट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस और इनकर्ड बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई या उससे पहले अगर ये सारे चार्जेस खर्चे हुए हैं तो वो भी आप वैल्यू में ऐड करोगे। तो ये 15(2) वाली बातें थी। अब चलते हैं एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अब जैसे इंटरेस्ट फी, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट वो भी ऐड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 16, a supply priced at 2000 is made with the credit period of 1 month of payment। एक ने सप्लाई कर दिया 2000 रुपये में, ठीक है, और उसको बोला एक महीने में पैसे देना। देयर आफ्टर अगर उसके एक महीने बाद अगर लेट करते हो पैसे देने में तो आपको 12% से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नाउ द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 मंथ, पेमेंट जो है वो 2 महीने बाद रिसीव किया जा रहा है तो उसका मतलब एक महीने का उसने इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया। तो 2000 रुपये का एक महीने का जो चार्जेस बनता है 12% के रेट से, तो 1% पर मंथ है तो वो 20 रुपये आ गए। नाउ सच इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द वैल्यू एंड दस द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल वर्क आउट। तो ऐसे केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो 2020 होगी, एज्यूमिंग द इंटरेस्ट टू बी एक्सक्लूसिव जीएसटी, और इंटरेस्ट को हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि उस पर जीएसटी इंक्लूड नहीं है। तो ये एजम्पशन उन्होंने दे दी है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 17, सब्सिडीज लिंक्ड विद प्राइस। मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है तो आप माइनस कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ना देखिए कोई ट्रस्ट दे रही है, कोई अलग पर्सन दे रहा है सब्सिडी तो आपको माइनस नहीं करना है। अब देखो द सेलिंग प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज 50, एक नोटबुक को बेचने की जो कीमत है वो 50 रुपये है। नाउ फॉर नोटबुक सोल्ड टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल, फॉर नोटबुक सोल्ड टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल अ कंपनी रिसीव प्राइस लिंक्ड सब्सिडी ऑफ ₹30 पर नोटबुक फ्रॉम एन एनजीओ। अब एनजीओ से प्राइस लिंक सब्सिडी मिल रही है, मतलब 50 में से 30 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, तो क्या वो 20 रुपये का मानेंगे? क्योंकि 20 रुपये स्टूडेंट तो 20 रुपये ही पे करेगा। लेकिन ऐसे केस में बोलते हैं कि नहीं, एनजीओ तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, तो द वैल्यू ऑफ द नोटबुक इज ₹50, तो वैल्यू ऑफ नोटबुक होगी 50, चाहे तुम्हें 30 रुपये तो वहाँ से मिल रहे हैं, 20 रुपये ये दे रहा है, एज दिस इज अ नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है। लेकिन अगर यही ग्रांट या फिर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दे रही होती तो वैल्यू लेते हम 20 रुपये, क्योंकि स्टूडेंट से तो 20 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं, 30 रुपये की तो सब्सिडी मिल गई। तो सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट से मिलना बहुत जरूरी है, तभी आप माइनस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब देखो ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार, डिस्काउंट गिवन। अगर आप एट द टाइम ऑफ सप्लाई कर रहे हो या बिफोर द सप्लाई कर रहे हो वो तो भाई ईजी है, इनवॉइस में शो कर दो कि इतने का डिस्काउंट है, माइनस कर दो। तो शोन इन द इनवॉइस, अगर इनवॉइस में दिखाया है यस तो डिस्काउंट डिडक्ट फ्रॉम द वैल्यू, तो आप डिस्काउंट घटा दो अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई से। शोन इन द इनवॉइस, अगर इनवॉइस में नहीं दिखाया है तो डिस्काउंट नॉट टू बी डिडक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर इनवॉइस में आपने डिस्काउंट नहीं दिखाया तो आप नहीं घटा सकते वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अब चलते हैं डिस्काउंट दे रहे हैं आफ्टर द सप्लाई। देखो इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड बिफोर, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम भाई तू मेरे से 5000 गाड़ी लेके जा, एक क्वार्टर में बेच के आ, फिर मैं तुझे 10% दे दूंगा डिस्काउंट, है ना। तो ऐसे में क्या है, कैन बी लिंक टू द रेलेवेंट इनवॉइस, तो वो उस इनवॉइस से रिलेटेड होना चाहिए, पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, और फिर प्रोपोर्शनेट आईटीसी बाई आईटीसी रिवर्स भी होना चाहिए। अगर आईटीसी रिवर्स कर दिया तो डिस्काउंट घटा दो,
और अगर नहीं किया तो नहीं कटेगा। तो आईटीसी रिवर्स क्यों करेगा भाई? जब 5,000 गाड़ी लेके आया तो उसने सारे के सारे गाड़ी का इनपुट क्लेम कर लिया और अब वो प्राइस जो है वो 10% से कम हो गया, तो 10% से आईटीसी भी तो कम हो जाएगी ना, वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी भी तो कम हो जाएगी, तो उस आईटीसी को आप रिवर्स कर दो। ठीक है, नाउ हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ डिस्काउंट डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब देखो एग्जाम्पल 10 पेज नंबर 21, रॉयल बिस्किट कंपनी गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लिस्ट प्राइस टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर। उसने 30% लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया, तो अच्छी बात है भाई। 10 फॉर अ कार्टन ऑफ सप्लाई बिस्कुट इन द टैक्स इनवॉइस द लिस्ट प्राइस में है 200 रुपये, ऑन विच अ डिस्काउंट इज 30% इज गिवन टू द। तो लिस्ट प्राइस 200 रुपये इनवॉइस में बता दिया, उसके बाद 30% लिस्ट प्राइस का डिस्काउंट है, तो 30% माइनस कर दो, तो फाइनल प्राइस है 140 आ गया। नाउ द वैल्यू ऑफ ₹140 एज द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन द इनवॉइस में भी दिखाया है, सप्लाई के टाइम पे ही डिस्काउंट था, तो वैल्यू जो होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी? 140 होगी, ना कि जो लिस्ट प्राइस है। नाउ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 11, द एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल appliances with its dealer is that purchase of rice cookers over 1000 pieces in the Diwali month will entitle them to discount of 5% per cooker। कि भाई दिवाली के सीजन में अगर तुम हमसे 1000 से ज़्यादा कुकर खरीदते हो तो हम तुम्हें 5% डिस्काउंट दे देंगे, वो एक डीलर को बोल रहा है। ठीक है, देयरफॉर द क्वांटम ऑफ डिस्काउंट कैन बी डिटरमाइंड ओनली एट द एंड ऑफ दिवाली। लेकिन जो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो तभी डिसाइड होगा जब दिवाली खत्म हो जाएगी, दिवाली के सीजन में उसको खरीदना पड़ेगा ना 1000 से ज्यादा। हाउएवर सिंस द एग्रीमेंट रिलेटेड टू डिस्काउंट वाज इन एग्जिस्टेंस, देखो एग्रीमेंट तो है पहले से ही, डील कर लिया है कि पूरे दिवाली में तुम 1000 से ज्यादा पीसेस मेरे से लेके जाओ और 5% का डिस्काउंट ले लो। लेकिन अगर अभी तक ले ही गया है 500 पीस तो डिस्काउंट क्यों देगा वो? तो पूरे दिवाली का एंड होना या दिवाली मंथ का एंड होने तक का वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे एग्रीमेंट तो कर लिया इन्होंने। एंड द डिस्काउंट कैन बी वर्कड आउट, डिस्काउंट होगा हर इनवॉइस का सच पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट और शैल बी अलाउड ए डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ राइस कुकर। तो ऐसे केस में अगर वो बेच देता उतना तो उतने की हर इनवॉइस पे 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज कैन इशू क्रेडिट नोट। जब 1000 से ज़्यादा उसने बेच दिया तो जो राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो एक क्रेडिट नोट इशू कर देगा डिस्काउंट का 5% का, अलॉन्ग विद द जीएसटी एंड क्लेम एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस टैक्स पे। और वो जो उसने एक्सेस टैक्स पे किया है उसका क्लेम कर लेगा कि भाई मैंने तो आपको ज़्यादा टैक्स दे दिया। नाउ द डीलर मस्ट रिवर्स, क्योंकि सरकार को तो उसने पूरे वैल्यू पे टैक्स दे दिया है, अब वो 5% से प्राइस कम करवा रहा है, तो फिर एक्सेस जो जीएसटी दिया वो बोलेगा ना कि मैं भाई क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ। और वो जो सामने वाला जिसने इनपुट 100% से ले लिया है वो भी बोलेगा मैं 5% अब इनपुट रिवर्स कर देता हूँ। तो उनको लिखा है कि द डीलर मस्ट रिवर्स द प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स रेट, और डीलर को प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा ऑन द रेलिवेंट स्टॉक टू ब्रिंग इट इन लाइन विद द रिड्यूस्ड टैक्स, क्योंकि टैक्स अब कम हो जाएगा, 5% का डिस्काउंट मिल रहा है उसको। नाउ एग्जाम्पल नंबर 12, पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड PBPL सोल्ड गुड्स टू ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड। उसने गुड्स बेचा है ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड को OPL को ऑन 15 जनवरी 15 जनवरी को एट ₹50,000 50,000 से, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेज एंड डिस्काउंट, जिसमें टैक्स और डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, एंड चार्ज 9,000 एंड IG, और 9,000 उस पर GST भी लगा दे, तो 50,000 पे 18% IGST लगाओगे तो 9,000 आएगा। नाउ द टर्म्स of supply stipulated that discount 2% will be given to OPL if it makes the payment within 1 month of the supply। या अगर आप एक महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको 2% का हम डिस्काउंट दे देंगे। तो अभी तो फिलहाल उसको डिस्काउंट मिला नहीं, वो तो एक महीने बाद पता चलेगा कि उसने पेमेंट किया नहीं किया ना। OPL अवेल्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसने क्या किया पूरा का पूरा 9,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड मेक्स द पेमेंट फॉर द गुड्स ऑन 10 फरवरी। और उसने पेमेंट कब कर दिया है? 10 फरवरी। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में 30 दिन के अंदर उसने पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब 2% का डिस्काउंट इसको दे दिया जाएगा ना। PBL, तो अब PBBL जो सप्लायर है वो क्या करेगा? एक क्रेडिट नोट इशू करेगा कि भाई 1180 मतलब 1000 फॉर वैल्यू ऑफ डिस्काउंट एंड 184 मतलब जो डिस्काउंट मिला है 2%, तो 50,000 का 2% निकाल लो कितना होता है? 1,000 आ गया, और 9,000 का जो 9,000 का जो 2% है वो 180, तो उसने 1180 के लिए GST लगा के और क्रेडिट नोट इशू कर दिया। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग क्रेडिट नोट OPL ने रिवर्स कर दिया। OPL क्या करेगा? 180 से अपना क्रेडिट भी कम कर देगा, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट कर देगा। तो PBL अपनी लाइबिलिटी घटा रहा है। PBL अपनी लाइबिलिटी कैसे बना रहा था? पहले 50,000 प्लस 9,000, अब वो घटा रहा है 1,000 का डिस्काउंट और 180 भी घटा रहा है, क्योंकि एक्सेस टैक्स क्यों पे करेगा वो? क्योंकि अब तो उसने डिस्काउंट दे दिया, और उसने से ही 180 से वो अपनी क्रेडिट को रिवर्स कर देगा डीलर, जिसने पैसे मतलब उस बंदे ने जिसने एक महीने के अंदर अंदर पैसे दे दिए। 9,000 से क्यों क्रेडिट क्लेम करेगा भाई?
ठीक है, तो 180 से वो अपना क्रेडिट रिवर्स कर देगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल ऑफ डिस्काउंट नॉट डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो, इन द अबव एग्जाम्पल इफ द टर्म्स ऑफ सप्लाई डिड नॉट प्रोवाइड फॉर डिस्काउंट, अगर टर्म्स ऑफ सप्लाई जो होता कि डिस्काउंट वाली कोई बात ही नहीं होती, ठीक है, विद इन 1 मंथ, तो सच डिस्काउंट टू ओपीएल एट द टाइम ऑफ पेमेंट आफ्टर नेगोशिएशन डिस्काउंट। तो अब जब एग्रीमेंट ही ऐसा कुछ नहीं होता, उसके बाद तुम डिस्काउंट दे भी रहे हो तो उसको वैल्यू से कम नहीं कर सकते थे। एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि भाई अब 1 महीने बाद आ गई जी, मैंने तो आपको जल्दी पैसे दे दिए, अब मुझे 2% डिस्काउंट दे दो। अगर दे भी दिया ना तो ऐसे में आप रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब ऐसे में आपको डिस्काउंट घटाने का राइट नहीं है। तो पीबीवीएल विल इशू अ कमर्शियल क्रेडिट नोट फॉर ओनली द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। कमर्शियल क्रेडिट नोट दे देगा सिर्फ डिस्काउंट के लिए, 1000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, बट इसकी वजह से कोई जीएसटी की लाइबिलिटी में कमी या फिर वो एडजस्टमेंट या रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ये सब कुछ नहीं होगा। तो ओपीएल विल नॉट रिवर्स एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। पीबीएल विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू रिड्यूस जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ। तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि एग्रीमेंट नहीं था। बस हाँ, 1000 का डिस्काउंट दिया है तो 1000 का क्रेडिट नोट दे दो, बट जीएसटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। Now, example number 14, a company announces turnover discounts after reviewing dealer performance during the year। एक डीलर ने पूरे साल में बहुत अच्छा काम किया, उसको बोला तुमने इतना टर्नओवर कर दिया, मैं तुम्हें टर्नओवर पर डिस्काउंट दे रहा हूँ। द डिस्काउंट आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस स्लैब्स एंड आर गिवन एज कैशबैक। और डिस्काउंट ये कह रहे हैं कि आपने इतनी प्रोडक्ट बेच दिए, परफॉर्मेंस स्लैब बना दिया, 5000 पीस बेच दिया, 10000 पीस दे दिया और आपको हम कैशबैक देने वाले हैं। Now, as this discount were not known at the time of supply of the goods, they will not be deducted from value of those goods. Hence, the company will not be able to adjust excess tax paid from its tax। अब देखो, पहले कोई ऐसा एग्रीमेंट था नहीं, पहले ऐसा कोई डिस्काउंट की बात थी नहीं कि भाई कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ऐसे केस में आप डिस्काउंट देने के बाद भी एक्सेस टैक्स जो पे करने की कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते और ना ही प्रोपोर्शनेटली क्रेडिट रिवर्स करने की बात है, क्योंकि पता ही नहीं है कि डिस्काउंट होगा कितना। ठीक है, अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ। और पहला इलस्ट्रेशन है, ब्लैक एंड वाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। ब्लैक एंड वाइट लिमिटेड ने कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड को गुड्स सोल्ड किया है। ठीक है, लिस्ट प्राइस है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। टैक्स और डिस्काउंट इसमें नहीं कंसीडर किया। एक्सक्लूसिव मतलब अभी टैक्स और डिस्काउंट को छोड़ के जो लिस्ट प्राइस है वो 50,000 है। ठीक है, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 5000। हमने देखा था जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स है तो वो भी हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे 55,000 हो जाएगा। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूड द प्राइस ऑफ, ऊपर जो प्राइस दिया गया उसमें पैकिंग चार्जेस भी ऐड नहीं, तो वो भी ऐड कर दो। 15(2) में हमने देखा था, सेक्शन 15(2) में, तो 50, 5, 55, 56,000 हो गया ना। ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड रिसीव 2000 एज अ प्राइस लिंक सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। अब एनजीओ से उसने 2000 रिसीव कर लिया, तो एनजीओ तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है नहीं जो उसको घटाने का मौका मिलेगा। नाउ द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। ये जो 50,000 लिस्ट प्राइस दिखा रहा है ना, वो 2000 एडजस्ट करने के बाद दिखा रहा है, मतलब 2000 वो घटा चुका है। तो भैया घटाने का कोई राइट नहीं है, 50,000 में 2000 ऐड करो, क्योंकि वो डिस्काउंट आप मतलब वो सब्सिडी आपको नहीं घटाना है, तो 52,000 हो गया। नाउ ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस पर। अब जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो 2% डिस्काउंट दे रहे हैं लिस्ट प्राइस में, और पता है इनवॉइस इशुएंस के टाइम पे तो वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो पहले से पता है। अब देखो 50,000 वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी वाला टैक्स ऐड हो जाएगा, पैकिंग चार्जेस ऐड हो जाएगा। अब सब्सिडी जो रिसीव हुआ है, जो आपने ऑलरेडी 50,000 में से घटा दिए थे, सब सवाल में बताया हुआ है, तो वो 2000 भी ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 58,000। उसके बाद डिस्काउंट दे दो 2% 50,000 पे, क्योंकि 2% डिस्काउंट इज नोन, पहले से डिस्काउंट के बारे में पता है कि लिस्ट प्राइस पे 2% का डिस्काउंट है, तो 2% निकाल लो 50,000 का, क्या हो गया, तो नेट हो जाएगी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 57,000। अब इस क्वेश्चन को करते टाइम अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो सिर्फ इस बात के लिए कि जब आप 50 में वो 2 ऐड कर रहे हो, क्योंकि वो जो 50 है ऑलरेडी 2000 घटा के सब्सिडी है, तो 52,000 आप उसे कर दोगे, तो 52,000 पे 2% नहीं निकालना है, 2% का डिस्काउंट है वो 50,000 पे निकालना है। तो 1-2 बार इस क्वेश्चन को करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। क्या हम इस क्वेश्चन को इसी वीडियो में कंटिन्यू करें या फिर नेक्स्ट वीडियो में? आई थिंक मुझे नेक्स्ट वीडियो में आना चाहिए फुल एनर्जी के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। या हम देख लें, कर लेते हैं प्लीज़, ये लास्ट इलस्ट्रेशन ही है।
समृद्धि एडवर्टाइजर्स conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by New Moon Private Limited. New Moon Private Limited ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और समृद्धि एडवर्टाइजर को काम दिया है कि भैया प्रमोट करो, 5 लाख का बिल, उसको कॉन्टैक्ट दे दिया। नाउ समृद्धि एडवर्टाइजर ने owed 20,000 to one of its vendor in relation to the advertising services provided to it New Moon Private Limited। अब जो New Moon Private Limited को जो समृद्धि एडवर्टाइजमेंट की जो सर्विस दे रही है, तो उस बंदे को एडवर्टाइजिंग कंपनी को 20,000 किसी को देने थे, किसी वेंडर को, ठीक है। नाउ सच लाइम अब समृद्धि एडवर्टाइजर ने बोला मून को कि भैया मून लिमिटेड तुम मुझे पैसे देने वाले हो, तुम ऐसा करो मेरे एक वेंडर को पैसा दे दो। इससे क्या होगा कि जो वेंडर को पैसा दे देगा तो समृद्धि जो एडवर्टाइजर है अपना पैसा कम कर देगा अपने बिल में। तो लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है। अगर कोई रिसीवर अगर सप्लायर के बिहाफ पे किसी और को पे कर दे तो भी हम ऐड कर देते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ठीक है। उसने पे करवा दिया ना, न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, और न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड ने पेमेंट भी लेट कर दी है, तो उसमें 15,000 का इंटरेस्ट भी लगा दिया है। एज्यूम द रेट ऑफ 18%। अब मान के चलो कि जीएसटी का रेट है 18%, तो बताओ क्या होगा। देखो सर्विस चार्ज 5 लाख प्लस मून ने जो समृद्धि एडवर्टाइजर के एक वेंडर को पैसा दे दिया वो भी ऐड कर देंगे, तो 5,20,000। अब इंटरेस्ट, अब देखो 15,000 जो इंटरेस्ट है ना, अब हमेशा याद रखना इंटरेस्ट के केस में अगर कोई एजम्पशन नहीं दी गई है कुछ भी नहीं, तो हमेशा मानना कि इस 15,000 जो वैल्यू आ रही है इंटरेस्ट की वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, मतलब इसमें जीएसटी भी है। तो 15,000 में जीएसटी का पोर्शन अगर हटा दें तो 18% कैसे निकालें, 15,000 गुने 100 डिवाइड बाई 118, तो आप देखो इसकी वैल्यू थी इंटरेस्ट की 12,712 और 15,000 तब आया जब इसमें जीएसटी भी ऐड है, ये मान के चलेंगे। तो हमेशा इंटरेस्ट में से जीएसटी को हटा दो क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है जिस पे हम जीएसटी लगाने वाले हैं। तो 5,20,000 और फिर ये इंटरेस्ट है उसको घटाने के बाद आ गया है, मतलब इंटरेस्ट पोर्शन ऐड करने के बाद वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा 532,712। तो वो जो रूल्स दिए गए हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो सीए फाइनल में। तो इस तरीके से हमने अच्छे से ये चैप्टर को कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम इसके टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।